अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इदरीस और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं ईडीटी न्यूज़। और मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में जानेंगे कि एडोब इलस्ट्रेटर, चूँकि फर्स्ट वीडियो है, पहली वीडियो है। एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एडोब इलस्ट्रेटर हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और एडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ करने के साथ साथ हम एडोब इलस्ट्रेटर से क्या क्या काम ले सकते हैं। कुछ लोगों की राय है कि एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो मतलब इतना करामत सॉफ्टवेयर नहीं है, या अब वो ज़माना नहीं रहा जो पहले एडोब इलस्ट्रेटर इस्तेमाल किया करता था। अब वो वक्त बदल चुका है और एडोब इलस्ट्रेटर को अब इस तरह यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जिसकी वजह से एडोब इलस्ट्रेटर की जो कीमत है या जो वैल्यू है वो डाउन हो चुकी है। लेकिन ये बात कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर के बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। एडोब इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करते करते आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप बहुत कुछ सीखने के काबिल भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो एडोब इलस्ट्रेटर की पहली वीडियो है। जो इलस्ट्रेटर को नहीं जानते हैं या इलस्ट्रेटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए पूरी प्लेलिस्ट देखना और वीडियो को पूरी देखना बहुत ही करामत साबित होगी, क्योंकि जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडोब इलस्ट्रेटर, वैसे भी यूट्यूब पे एडोब इलस्ट्रेटर के बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप देखें तो उनसे भी आप सीख सकते हैं। लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर में कुछ ऐसे फीचर्स भी अब आ चुके हैं जो कि एडवांस है, तो हम धीरे धीरे उन सब फीचर्स के बारे में जानेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि क्लियरली और वाज़े तरीके से आपको सिखाऊं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो मेरे दोस्तों, ये एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है। जैसे आप एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं, मैं एडोब इलस्ट्रेटर टू CC 2021 यानी 2021 यूज़ कर रहा हूँ। जो अपडेट हुआ है 2021 का, वही सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। और जब आप खोलेंगे तो ये देखें, आपको इस तरह का फर्स्ट इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले से बने हुए यहाँ पर रिसेंटली मैंने जो है ना इसको सेव करके रखा है। ये कुछ बैनर्स भी है, कुछ बार्स भी हैं, तो इन सब के मुतालिक मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये न्यू फाइल के तौर पर आपको कुछ साइजेस मिलेंगे। ये जो फर्स्ट है A4 2010 × 297 मिलीमीटर, ये पोस्ट कार्ड है, ये वेब लार्ज है, ये iPhone X है, और ये HDTV 1080 और ये कस्टम साइज़ है। लेकिन इसको समझने से पहले हम यहाँ पे अगर न्यू पे क्रिएट करते हैं ओपन, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही सेव करके रखा है तो उसमें भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ ओपन करने के बाद आप उसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर पोस्टर है, पोस्टर साइज़ है, A4 है, कस्टम है। ये मुख्तलिफ साइज़ के हवाले से आपको यहाँ पर जो है ना आइटम्स मिलते हैं। ऊपर अगर आप आ जाए तो यहाँ पे रिसेंटली जो मैंने काम किया हुआ है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सेव्ड, अगर आपने कोई मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट पहले से सेव कर रखी है तो वो यहाँ पर आपको सेव जो आइटम्स है वो भी शो होते हुए दिखाई देंगे। मोबाइल, अगर आप मोबाइल के लिए कोई लोगो बनाना चाहते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको मोबाइल के मुख्तलिफ मोबाइल के यहाँ पे साइज़ दिए गए हैं। उसी साइज़ के मुताबिक आप यहाँ पे अपना पोस्टर, लोगो या कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये वेब है, अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ साइज़ दिए गए हैं, जैसे कि कॉमन है, वेब लार्ज है, वेब है, मिनिमम है, 1280 और 800, और यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ है। मैकबुक है और मैकबुक प्रो 15 रेटिना है। मुख्तलिफ साइज़ है। यहाँ पर अगर आप आ जाए, अगर आप प्रिंट के लिए कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप लेटर हेड बनाना चाहते हैं या मतलब आप CV बनाना चाहते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं प्रिंट के लिए, तो वो आप यहाँ मुख्तलिफ साइज़ लेकर बना सकते हैं या खुद से भी साइज़ बना सकते हैं। वो यहाँ इस राइट साइड पे आके यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी आप अपने तौर पे साइज़ को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आ जाए फिल्म और वीडियो, तो आप TV के लिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या कोई मतलब फिल्म रिकॉर्ड करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ दिए गए हैं। पोस्टर है, लेटर है, A4 है, टेबलॉइड है, मुख्तलिफ़ जो भी आपको पसंद आए तो आप उसी तरीके से मतलब कर सकते हैं। सो मैं रिसेंटली अगर आ जाऊँ और यहाँ पे मैं आपको कस्टम पे ले जाऊँ, तो ये जो पहला आइटम है ये कस्टम। यहाँ पे अगर हम देखें राइट साइड पे,
तो यहाँ 1280 पिक्सल्स ये विड्थ है, विड्थ का मतलब है चौड़ाई, हाइट जो है वो 720 पिक्सल है। मतलब ये है कि हम लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से खुद जो है ना अपने प्रोजेक्ट के साइज़ को बरकरार रख सकते हैं या मेंटेन रख सकते हैं या खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ अगर आ जाए तो ये वर्टिकली, अगर आपको कोई चीज़ वर्टिकली, कोई प्रोजेक्ट वर्टिकली बनाना है तो आप यहाँ इस पर क्लिक करके वर्टिकली, कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो जो विड्थ है वो ऊपर 720 को चला जाएगा और वो जो विड्थ का साइज़ था वो हाइट पे आएगा 1280 पिक्सल। लेकिन अगर आप हॉरिजेंटली यानी लैंडस्केप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं या कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपकी हाइट का जो साइज़ है वो कम होगा और जो विड्थ यानी चौड़ाई है उसका साइज़ बढ़ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद पिक्सल्स, पॉइंट्स, पिक्स, इंचेस, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, पिक्सल, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट पिक्सल्स के होते हैं। पिक्सल्स क्या चीज़ है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पिक्सल्स पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर जो आपको है टॉप, यानी टॉप पे कितने साइज़ होने चाहिए, लेफ़्ट पे कितने, मतलब, लेकिन इसको अगर आप ज़ीरो रखेंगे तो चूँकि हर एक प्रोजेक्ट जब आप बनाते तो उसके 4 रुख होते हैं या कभी कभार ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन टॉप, लेफ़्ट, राइट एंड बॉटम इन सब का साइज़ अगर एक ही जैसा हो तो प्रोजेक्ट पे कोई असर नहीं बनेगा। यहाँ पे है एडवांस ऑप्शन, लेकिन एडवांस ऑप्शन को अभी हम नहीं देखेंगे, एडवांस ऑप्शन को थोड़ा आगे जाके हम देखेंगे। यहाँ पे सिंपली आप क्रिएट करेंगे, जैसे आप क्रिएट करेंगे आपके सामने एडोब इलस्ट्रेटर का इस तरह का ओपन इंटरफेस आएगा। अब अगर यहाँ हम देखें, इसको कहते हैं मेन्यू बार। ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये जो मेरा कर्सर ऊपर नीचे जा रहा है या राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, यहाँ पर है फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट्स, व्यू, विंडो, हेल्प, और ये जो आपको नज़र आ रहा है अरेंज डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हैं किस तरीके से आपको लाइन्स चाहिए, टाइल ऑल इन ग्रिड, टाइल ऑल वर्टिकली या टाइल ऑल हॉरिजेंटली। ये मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हैं, 2 अप बना सकते हैं, 3 अप बना सकते हैं, यह पे डिपेंड करता है। इसको कहते हैं मेन्यू बार, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसके नीचे जो है ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं स्टेटस बार, यानी आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके सारे प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ शो होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर हम आ जाए तो एसेंशियल, क्लासिक्स, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आप ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, एसेंशियल्स भी कर सकते हैं, एसेंशियल्स क्लासिक भी कर सकते हैं, लेआउट भी कर सकते हैं, पेंटिंग, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पे सर्च, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट सर्च करना चाहते हैं या कोई इफेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये इसका है मिनिमम साइज़ और मैक्सिमम साइज़, यहाँ पे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ है, पिक्सल्स है, यहाँ पे भी आप पिक्सल्स को वही जो हमने प्रोजेक्ट को पहले से ही साइज़ देकर पिक्सल्स में क्रिएट किया था, यहाँ से आप इसके पिक्सल्स को या इसके साइज़ के जो रेशियो है या आर्ट बोर्ड है। अब आर्ट बोर्ड क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। आर्ट का मतलब है फन, बोर्ड का मतलब है तख्ता, यानी जो भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले से एक बोर्ड बना के रखना होता है, क्योंकि आप उसी बोर्ड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाएंगे। आर्ट बोर्ड, तो ये आर्ट बोर्ड है, ये जो वाइट कलर में हमें नज़र आ रहा है और ये जो है ना रेक्टेंगल की सूरत में है और इसको आप कम या ज़्यादा यानी जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं। ऑल्ट का बटन दबा के होल्ड करके स्क्रॉल व्हील जो है आपके माउस का वो आगे पीछे ले जाकर आप इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आ जाए तो ये हमारा है अनटाइटल, चूँकि हमने नाम नहीं दे रखा था इसलिए अनटाइटल 50% RGB प्रीव्यू, ये आपको प्रीव्यू भी दिखाता है। मिसाल के तौर पर आल्ट का बटन दबा के अगर आप स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ये 100% RGB प्रीव्यू आपको दिखाता है। इसी तरह आप अपने आर्ट बोर्ड को मूव भी कर सकते हैं। मूव करने के लिए आप सिंपली अगर बैक स्पेस नहीं सॉरी स्पेस वाले बटन पे क्लिक करके इसको आगे पीछे ले जा सकते हैं। जैसे ही आप स्पेस वाले बटन पे क्लिक करते हैं, उस पर होल्ड रखते हैं तो आपका कर्सर हैंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसका मतलब ये कि अब अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड रखता हूँ तो जैसे ही कोई चीज़ हम मुट्ठी में पकड़ लेते हैं, इसी तरह यह कर्सर मुट्ठी की शक्ल इख्तियार करके आपके आर्ट बोर्ड को इधर उधर आगे पीछे नीचे लेफ़्ट राइट घुमाने के लिए बन जाता है आपका कर्सर। बहरहाल आर्ट से मैं जूम आउट कर रहा हूँ और तकरीबन 50 पर रखना चाहता हूँ। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इसके बारे में हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में हम
वक्तन फ़वक्तन हर एक वीडियो में हर टूल के एतबार से, हर प्रोजेक्ट के एतबार से बार बार सीखते रहेंगे। यहाँ पर अगर आ जाए तो एडोबी इलस्ट्रेटर में सबसे पहले काम जो हमने करना है वो हमारा काम है इन टूल्स के साथ। अच्छा, ये टूल्स जो है इसको आप श्रिंक भी कर सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं और इन टूल्स के थ्रू हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं, हम शेप भी बना सकते हैं, हम लोगो भी बना सकते हैं, हम वेबसाइट के लिए अगर कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप या एडोबी सीरीज़ के और भी बहुत सारे जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग पे मुनहसिर करते हैं। अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइन बनना चाहते हैं तो आपको एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, इस तरह जो है ना एडोब एडिशन, एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर प्रो, ये नहीं एडोबी सीरीज़ से मुतवसत जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी आपको कोई चीज़ अगर डिज़ाइन करनी है, खा वो मोशन डिज़ाइन है, आपको वीडियो एडिट करनी है, आपको ऑडियो की क्वालिटी बेहतरीन बनानी है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर तकरीबन जो है एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी सीरीज़ में मौजूद है। जिस तरह का कि अब हम एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में सीख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपको टूल्स नज़र आ रहा है, एक लेफ़्ट साइड पे एक रो आपको दिखाई दे रहा है वर्टिकली, और एक राइट साइड पे आपको एक ऊपर से नीचे आपको एक कॉलम या एक रो की शक्ल में दिखाई दे रहा है ये टूल्स। ये जो पहला टूल है, अगर इस पे हम कर्स ला के थोड़ा सा रख लेते हैं तो उसके आगे एक टेप की शक्ल में या बार की शक्ल में एक टाइटल हमें नज़र आता है जिस पे लिखा हुआ था सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का मतलब क्या है ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इसके साथ ही जो दूसरा टूल है ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, इसका शॉर्टकट V है और इसका शॉर्टकट A है। अगर हम फर्ज करें इस रेक्टेंगल वाले टूल पे हैं तो ये देखिए, जैसे हम आर्ट बोर्ड पे अपना कर्सर लाते हैं तो हमारा कर्सर एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लेता है। किस तरह शक्ल इख्तियार कर लेता है? चारों कोनों का एक शेप बन जाता है हमारे कर्सर का। अगर मैं चाहता हूं कि वापस मैं अपने सिलेक्शन वाले टूल पे जाऊं तो अगर मैं सिंपली कीबोर्ड से V प्रेस करता हूं तो ये देखिए फ़ौरन ही हमारा कर्सर चेंज हो गया, सिलेक्शन टूल वाला कर्सर बन गया। ये है डायरेक्ट सिलेक्शन। अगर मैं फ़र्ज़ करें उसी रेक्टेंगल टूल पे हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर, चूँकि हमने अभी कोई शेप नहीं बनाया, लेकिन अभी मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर के कर्सर के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, चूँकि आज हमने इन दो टूल्स, सिलेक्शन टूल्स और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स के बारे में जानना है। मैं रेक्टेंगल टूल पे हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊं। तो फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ बनाई, ये मैंने एक शेप बना लिया। एक शेप मैंने बनाया किस चीज़ के ज़रिए? रेक्टेंगल टूल के ज़रिए। देखिए एडोब इलस्ट्रेटर Ctrl+Z से आप इसको अंडू कर सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें खुद कोई काम नहीं होता जब तक कि आप कोई काम करते नहीं हैं। इसी तरह हर सॉफ्टवेयर है वो तो खुद से कोई चीज़ नहीं बनाता जब तक हम उस पर काम नहीं करते, जब तक हम कोई चीज़ उस पर बनाते नहीं तब तक वो सॉफ्टवेयर खुद से कोई चीज़ भी नहीं बनाता है। इसके लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर मैं ये रेक्टेंगल वाले टूल पे हूँ और मैं सिंपली A प्रेस करता हूँ तो हमारा कर्सर डायरेक्ट सिलेक्शन वाले टूल में कन्वर्ट होता है। बहरहाल इन दो कन्वर्ट का काम क्या है? सबसे पहले इन दो टूल्स के बारे में जानने के लिए हमें ये जो आपको रेक्टेंगल की सूरत में एक टूल नज़र आ रहा है इसके बारे में समझना होगा, क्योंकि हम जो भी शेप बनाएंगे तो हम वो रेक्टेंगल टूल्स के ज़रिए बनाएंगे। किस तरह? अगर मैं यहाँ इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी शेप बनाता हूँ तो अब हम इन दो टूल्स का सहारा ले सकते हैं। वो किस तरह? एक तो ये शेप हमने बना लिया, चूँकि आर्ट बोर्ड का कलर भी वाइट है और इस शेप का कलर भी वाइट है। ये हमें किस तरह पता चलेगा कि इस शेप का कलर जो है वो वाइट है? वो यहाँ इन टूल्स के नीचे अगर आप आते हैं और आपको ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है और एक ये बॉक्स नज़र आ रहा है जिसका अंदर खाली है, इस पे अगर हम कर्सर लाते हैं तो इसको कहते हैं फिल। यानी इस शेप में जितने भी कलर है या एक ही कलर है या मल्टीपल कलर है, लेकिन इसके अंदर जो कलर है उसको कहते हैं फिल। चूंकि अब यहाँ हमारा फिल वाला बॉक्स वाइट है तो इसका मतलब ये है कि इस शेप का कलर भी वाइट है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने कलर का इस तरह एक पैनल शो होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो इसमें मुख्तलिफ
किस्म के कलर आपको नज़र आ रहे हैं। एक ये ऊपर से नीचे आपको बार नज़र आ रहा है, इसमें मुख्तलिफ कलर्स हैं, बहुत सारे कलर हैं। ये है आपका सेलेक्ट कलर। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए, ये डार्क रेड, ये भी रेड, ये बहुत डार्क, ये लाइट, ये डार्क, ये और भी डार्क, और फिर ये ब्लू। इसी तरह ये ब्लैक रेड, ये ब्लैक रेड, ये उससे भी ज़्यादा डार्क, फिर हल्का सा लाइट, फिर हल्का सा लाइट, फिर मुकम्मल लाइट रेड। यहाँ पे अगर हम आते तो ये वाइट, फिर ग्रे, फिर डार्क ग्रे, फिर और भी डार्क ग्रे, और फिर ब्लैक। तो ये हमारा कलर पैनल है। अच्छा, ये जो आपको दो एरोज़ नज़र आ रहे हैं, इस पे अगर मैं क्लिक करके आगे पीछे या ऊपर लेके तरफ जाता हूँ, ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, तो ये देखिए, ये अब हम ग्रीन पे आ गए। अब ग्रीन कलर में भी बहुत सारे ग्रीन हैं। ये आपका है लाइट ग्रीन, ये आपका है हल्का लाइट ग्रीन, ये है आपका डार्क ग्रीन, ये है आपका ब्लैक ग्रीन। अब अगर मुकम्मल मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ये वाला कलर पिक करता हूँ, ये मैंने पिक कर दिया। अब ये हमारा हो गया फिल, यानी हमारा कलर चेंज हो गया। यहाँ पे इस बॉक्स के नीचे एक बॉक्स है, इसको कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब है जनाब मन, वैसे तो अगर हम डिक्शनरी में जाए तो स्ट्रोक झोंके को भी कहते हैं, हवा का जो झोंका होता है, किनारे को भी कहते हैं। स्ट्रोक का मतलब है लगना, मुख्तलिफ किस्म के मानी है। लेकिन इलस्ट्रेटर की ज़बान में स्ट्रोक जो है मेरे दोस्तों, स्ट्रोक अगर मैं इसको, अच्छा, ऑल्ट का बटन दबा के स्क्रॉल व्हील अगर मैं आगे पीछे लेकर जाता हूं तो हमारा ये शेप बड़ा और छोटा भी हो सकता है। अच्छा जी, जैसे हम इसको जूम आउट कर देते हैं। अच्छा, आप स्क्रॉल व्हील को अगर ऑल्ट के बगैर भी आगे पीछे लेकर जाते हैं तो ये शेप आप अपने तौर पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं स्पेस का बटन दबा के इसको हैंड टूल के ज़रिए आगे पीछे करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। ये शॉर्टकट बहुत ज़रूरी होते हैं जो आप सीखते हैं, क्योंकि शॉर्टकट के ज़रिए आप बहुत से काम आसानी के तौर पर निपटा सकते हैं। अब मैं ऑल्ट का बटन दबा के दोबारा अगर स्क्रॉल व्हील है वो अंदर की तरफ लेकर आता हूँ तो हमारा ये शेप और आर्टबोर्ड छोटे हो जाते हैं, और मैं हैंड टूल के ज़रिए इसको आगे पीछे लेकर जा सकता हूँ। अच्छा, स्ट्रोक की हम बात कर रहे थे तो मैं ऑल्ट का बटन दबा के इसको जूम इन कर रहा हूँ। तो ये देखिए, इसके किनारों पर आपको एक कलर नज़र आ रहा है और ये कलर है ब्लैक। चूँकि हमारे फिल का कलर है रेड या पर्पल कलर है, और ये जो किनारों पर हमको कलर नज़र आ रहा है ये है ब्लैक। अच्छा, ये तो कलर हो गए। अगर मैं कर्स यहाँ इस किनारे पर ला के रख देता हूँ तो कर्सर के साथ लिखा हुआ होता है पाथ। पाथ को अंग्रेज़ी में पाथ जो है वो रास्ता होता है, जिसे हम उर्दू में रास्ता कहते हैं। लेकिन अगर ज्योमेट्री की ज़बान में हम इसे इस्तेमाल करना चाहें तो रियाजी की ज़बान में इसे कहते हैं ज़िल्ला। ये भी एक ज़िल्ला है, ये भी एक ज़िल्ला है, और ये भी एक ज़िल्ला है, और ये भी एक ज़िल्ला है। चूँकि अभी ये शक्ल जो है ये मुरब्बे का शक्ल है, स्क्वायर का शक्ल है, और इनके चारों कोने जो है वो एक बराबर होंगे। यानी मतलब ये है कि इस ज़िले की लंबाई और इस ज़िले की लंबाई एक बराबर होगी, इस ज़िले की लंबाई और, यानी चारों जो पाथ है उनकी लंबाई एक ही जैसी होगी, इसी तरह चौड़ाई भी एक ही जैसी होगी। अच्छा, ये तो हो गया हमारा मतलब इस शेप की शक्ल के हवाले से जो मैंने आपको बताया वो हो गया। यहाँ इस पर अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो इस स्ट्रोक का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल, चूंकि अभी हमने सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में समझना है, तो यहाँ से मैं इसके स्ट्रोक को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ किस तरह करेंगे? सिंपली आप स्ट्रोक के बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको नन नज़र आ रहा है, और इसका शॉर्टकट है स्लैश। अगर मैं स्लैश कर देता हूँ तो ये देखिए आपका स्ट्रोक गायब हो गया, यानी नन हो गया, बंद हो गया। अब हम सिर्फ फिल पे हैं। अच्छा, अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे आता हूँ और यहाँ इस शेप में से इस वाले पॉइंट पे मैं आके
इस पे लेफ़्ट क्लिक करके राइट साइड की तरफ बढ़ाना चाहूँ तो हम अपने शेप को बढ़ा सकते हैं। यानी सिलेक्शन टूल के ज़रिए हम अपने शेप को वर्टिकली या हॉरिजेंटली बढ़ा भी सकते हैं। अब अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो ऊपर की तरफ भी हम बढ़ा सकते हैं, नीचे की तरफ लेकर आऊँ तो भी हम बढ़ा सकते हैं। यानी इसके साइज़ को हम बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। इसी तरह इस कोने पे अगर मैं अपना कर्स ला के लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ लेफ़्ट साइड की तरफ, तो ये देखिए हमारा शेप छोटा हो जाता है। इसी तरह हम बड़ा छोटा कर सकते हैं किसी भी लिहाज से। अगर हम हॉरिजेंटली छोटा करना चाहे या वर्टिकली छोटा करना चाहे या दोनों लिहाज से छोटा बड़ा करना चाहे तो हम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका। अब मिसाल के तौर पर ये शेप यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये आर्टबोर्ड के सेंटर में आए, तो सिंपली हम सिलेक्शन टूल पे होंगे, इस पे क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करके किसी भी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। यानी सिलेक्शन टूल के ज़रिए, सिलेक्शन का मतलब है इंतखाब करना, यानी इस टूल के ज़रिए हम इंतखाब कर सकते हैं अपने शेप के किसी भी एंगल से। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ इस पे क्लिक करके आगे बढ़े, नहीं, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एंकर पॉइंट पे, ये जो है आपका, इस पे अगर हम कर्स ला के रख देते हैं तो ये पाथ है और ये जो है हमारा एंकर पॉइंट है, इसे कहते हैं एंकर पॉइंट। तो इसके ज़रिए हम ये कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए जैसे ही मैंने सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो हमारे जितने भी एंकर पॉइंट्स थे वो सब सेलेक्ट हुए थे। इसी तरह मैं अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ और इस पे, एक मिनट, मैं बार क्लिक कर देता हूँ, अब इस शेप पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए ये भी हमारा एक एंकर पॉइंट है, ये भी हमारा एक एंकर पॉइंट है, ये भी एंकर पॉइंट है और ये भी एंकर पॉइंट ही है। लेकिन इसके सामने ये जो आपको दो गोल दायरे नज़र आ रहे हैं, ये भी एक दायरा है, ये भी एक दायरा है, ये भी एक दायरा, और ये सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का मतलब ये है कि इस शेप का जो सेंटर है वो यहाँ है, मरकज़। अब जैसे ही मैं सेंटर पे ला के रख देता हूँ तो ये एक्स इसकी है, मतलब एक्स जो साइज़ है इसका है 144.64, यानी 144.64 पिक्सल या 64 पिक्सल, और वाई जो है वो 75.93 पिक्सल्स है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये एंकर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं इस एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारा सेलेक्ट हुआ। और सेलेक्ट कैसे हुआ, कैसे आपको पता चलेगा कि ये हमारा सेलेक्ट हुआ? फ़र्ज़ करें मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ और इस एक कोने वाले एंकर पॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सेलेक्ट तो वैसे चारों पॉइंट हो गए लेकिन फ़र्क हमें कहाँ नज़र आ रहा है? फ़र्क हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि एक तो इसका एंकर पॉइंट भी बड़ा हो गया, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एंकर पॉइंट हमें दिखाई देते हैं लेकिन एक तो साइज़ में भी छोटे हैं, और दूसरी बात यह है कि ये जो गोल दायरा आपको नज़र आ रहा है ये इन तीनों पॉइंट के साथ नज़र नहीं आ रहा है। सो इट मीन्स आपका ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट हुआ है। अब ये तो सेलेक्ट हुआ है, इस एंकर पॉइंट पर मैं क्लिक करके अगर आगे पीछे कहीं पर भी लेके जाऊँ तो हमारा शेप तब्दील हो जाता है, एक नए शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह मैं इसको नीचे ले लाऊं, वापस अपनी पोजीशन पे लाऊं, या इसको यहाँ अंदर की तरफ लेकर आऊं तो ये देखिए हमारा शेप तब्दील हो जाता है। यानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम अपने शेप को एडजस्ट कर सकते हैं अपने माइंड के मुताबिक, लेकिन हमारा सेंटर पॉइंट वहीं पर है, क्योंकि ये तो पूरा एक रेक्टेंगल था या एक स्क्वायर शक्ल था, लेकिन हमने अब इसको चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं ट्रायंगल भी बना सकता हूँ। इसी तरह यहाँ इस पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यूं भी कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद यूं भी कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद यूं भी ला सकता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद यूं भी कर सकता हूँ, और इसको सेलेक्ट करने के बाद यूं बड़ा छोटा कर सकता हूँ। पर्सपेक्टिवली भी आप बना सकते हैं। यानी आप अपने शेप को हर तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, और
मैं वापस सिलेक्शन टूल पे आया। रेक्टेंगल टूल पे मैं अगर क्लिक करके होल्ड रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे इस टूल के अंदर भी कुछ टूल नज़र आते हैं। नंबर 1 है रेक्टेंगल टूल जिसका शॉर्टकट है M। नंबर 2 है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ये जो रेक्टेंगल टूल था इसके चारों कोने शार्प थे, लेकिन ये जो है राउंडेड है। अगर मैं इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, इस पे मैं क्लिक करके होल्ड करके राउंडेड रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ तो अब देखिए हमारी शेप के जो कोने हैं वो राउंडेड है। अब अगर मैं सिलेक्शन टूल पे आके इस वाले एंकर पॉइंट को पकड़ के अंदर की तरफ लेकर आता हूँ और सेंटर पॉइंट में बिल्कुल एग्जैक्ट लेकर आता हूँ तो ये हमारा शेप तब्दील हो गया राउंडेड रेक्टेंगल से एलिप्स यानी दायरे की शक्ल इख्तियार करके एक सर्कल बन गया। लेकिन ये शेप असल हालत में सर्कल नहीं है, क्योंकि मैं अगर इसको वापस ये असल शक्ल में दायरा नहीं है। अगर मैं इसके एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके ये देखिए इसको कहीं पर भी मैं शिफ्ट कर सकता हूं। इसी तरह इस एंकर पॉइंट को पकड़ के मैं मज़ीद इसके शक्ल को बिगाड़ सकता हूं। इसी तरह ये क्या है, ये है कर्व हैंडल, इसे कहते हैं कर्व हैंडल। ये आप अपने शेप के लिहाज से कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं और अपनी शेप को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है हमारा एक और टूल है जिसे कहते हैं एलिप्स टूल। ये हमारा एक दायरा है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन पे आके अगर मैं इसके पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, एक ही पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे सारे पॉइंट सेलेक्ट होते हैं। इसी तरह शिफ्ट दबा के अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कर्व हैंडल हमें नज़र आ रहे हैं। कर्व हैंडल का काम क्या है, इसके ज़रिए हम अपने शेप की हालत या शक्ल तब्दील कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह ये भी एक कर्व हैंडल है। इसको अगर मैं ड्रैग कर देता हूँ तो ये शक्ल इस तरह बन जाती है। इसको अगर मैं ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आता हूँ तो शक्ल चेंज होती है। इसको मतलब आप अपने शेप को मुख्तलिफ शक्ल दे सकते हैं। इसी तरह अगर मैं एक ओवल बनाता हूँ और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे आके यहाँ इस कर्व हैंडल को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर जाता हूँ और यहाँ इसको पकड़ के थोड़ा सा बाहर ड्रैग कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ लेकर जाता हूँ। और यहाँ इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैं डबल क्लिक करके इसके फिल को थोड़ा सा तो ये देखिए ये हमारी एक शक्ल बन गई आम की शक्ल। इस तरह हम किसी भी शक्ल से जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना सकते हैं।